चुने जाकर संसद में बैठकर सत्ता को अनुभव करते हुए वो जनता की यातनाओं को दूर करने के लिए क्षण भर भी उनको विचार करने के लिए भी समय नहीं मिला तो कार्यान्वित कब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देश के अंदर पीने का पानी तकलीफ है और बिजली का तकलीफ है। जो किसान है उसको पानी बौड़ी में से निकालना है तो बिजली ज़रूरी है, परंतु किसानों को बिजली देने में संपूर्ण रूप से विफल है। कब बिजली आता कब जाता, देश का किसान भगवान भरोसे है। ऐसी परिस्थिति में उतना ही नहीं, विद्या क्षेत्र में, एजुकेशनल फील्ड में आज तक गरीब बच्चों के लिए, जो पैसे वालों के बच्चे तो बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक कॉलेजेस में जाते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्या सुविधा है? पढ़ने के लिए किताबें समय पे नहीं है, नोटबुक्स बराबर नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं। इसी परिस्थिति सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स है तो उसमें सुचारू रूप से स्वस्थ भोजन भी नहीं दे सक रहे, और सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स में बिजली नहीं है और पानी का तकलीफ है, पीने का पानी का तकलीफ है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, और जन सुविधाओं के लिए दृष्टि से देखा गया तो यातायात के लिए भी बसों की कमी है, ट्रेन्स की कमी है। इस प्रकार की परिस्थिति में आम जनता जो गरीब जिनकी वोटों से वो सत्ता में आते हैं उनके लिए कुछ देखे नहीं, उल्टा वो क्या कर रहे हैं, अपने नेता सत्ता हासिल करके और पीढ़ियों तक पैसों की कमाई। और कांग्रेस के अंदर ऐसा है, अपने बाद मेरा बेटा के बाद मेरा पोतरा, ऐसा परिवारवाद राजनीति कांग्रेस का है। दूसरों को पनपने नहीं दे रहे, प्रजातंत्र के पर उन्हें विश्वास नहीं है। परिवारवाद जैसे बीजेपी में भी देखने में मिला है हमें, जैसा चागंडला नरेंद्रनाथ जो है सो मेदक से एमपी हैं और उनका बेटा जो है सो नरसापुर से एमएलए है। फिर जो है सो जनार्दन रेड्डी महबूब नगर से उन्होंने जो है सो एमपी ठहरे हुए हैं, फिर उनका बेटा जो है सो एमएलए ठहरा हुआ है नागर कर्नूल से। विशाल समुद्र भारत की राजनीति में एक छोटा सा विधानसभा चुनाव क्षेत्र को सोचकर उसको उतना बड़ा तुलना करना कहाँ तक उचित है? यह परिवारवाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेहरू का परिवार, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस प्रकार जो परिवारवाद चल रहा है, देश के शासन को जो नियंत्रित करना चाह रहे हैं, ये परिवारवाद है। अब टीआरएस में देखो केसीआर, उसके बाद उनका बेटी और उनका बेटा और उसके बाद उनका भांजा, ये परिवारवाद है। ऐसा परिवार, वो लोग तुम जो बता रहे चुनाव लड़ने का बता रहे, ये जो है पार्टी को नियंत्रित करने का, ये लोग पूरे एमएलए टिकट देने वाले हैं, ये परिवारवाद। ऐसे परिवारवाद प्रजातंत्र कहा जाता है क्या? कभी नहीं कहा जाता है। प्रजातंत्र में उदाहरण के लिए कांग्रेस में जो सोनिया गांधी बोली वही सही है। उदाहरण के लिए अपना आंध्र प्रदेश का ही देखो, पूरे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के अंदर आंदोलन चल रहा, तेलंगाना चाहिए, इसके लिए 2009 में टीआरएस के साथ समझौता करके चुनाव लड़े। अगर उसी समय चुनाव होते ही तेलंगाना देते तो 2009 में तेलुगु देशम से लड़े मिल गई थी। तो जब भी अगर तेलंगाना कांग्रेस देना चाहती है, जब भी देते तो हजारों लोग स्टूडेंट्स क्यों जलकर मरते थे? ये कांग्रेस का किस प्रकार की नीति है? और आंध्र प्रांत के लोगों को समझा कर देते, बोले क्या समझा है क्या? पूरे सांसद, पूरे एमएलए, पूरे मिनिस्टर्स आंध्र के, केंद्र के और राज्य के पूरे लोग भी इस आंध्र प्रदेश को तोड़ने के लिए खिलाफ थे। उधर के लोग, उनको समझाने में कांग्रेस पार्टी विफल रहा, केंद्र सरकार विफल रहा, और विभाजन होने के बाद हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैकेज जो बोले उसके लिए भी वो लोग सुनने को तैयार नहीं। सेम थिंग बीजेपी में भी दिखा, क्योंकि बीजेपी वाले भी अपने सीमांध्र के लीडर्स को समझाने में नासफल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर एक रेजोल्यूशन पास करके दिया कि तेलंगाना सेपरेट बनाना चाहिए। रहा पैकेज के बारे में, जो इस राज्य को तोड़ रहे, यहाँ रहने वाला तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश की जनता के लिए सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं, कैसा यहाँ का मॉनेटरी बजट, डेबिट्स एंड क्रेडिट कैसा उसका विभाजन कर रहे हैं, ये जो इकोनॉमिकल
डिवीजन कैसा करना चाह रहे, एम्प्लॉयज को कैसा डिवीजन करना चाह रहे, इसके बारे में विभाजन करते समय केंद्र शासन के पास किसी प्रकार का नीति नहीं रहने के कारण वो लोग आंदोलन में आए। उनको समझाने में केंद्र सरकार विफल रहा। केवल भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के अंदर वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश जो फॉर्म हुआ, तेलंगाना के अलावा जो प्रांत है, उसके लिए आप क्या दे रहे, क्या नया राजधानी बनाने के लिए क्या दे रहे, उनके जो नुकसान हो रहा है इधर यहाँ पर बिल्डिंग्स है पूरे, वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है गवर्नमेंट के, वो बनाने के लिए क्या कर रहे, रोड्स पैकेजेस क्या दे रहे। यह अगर डंके के चोट पे संसद में बात करा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वेंकैया नायडू, परंतु केंद्र में शासित रहने वाले कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के राज्यसभा का मेंबर्स, लोकसभा का मेंबर्स एक भी आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उनका आवाज सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई सुविधा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्र का नीति, राज्य का नीति स्पष्ट रहेगा, वही जो बोलेगा वही करेगा, यह बताया है भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना एजिटेशन में आपका क्या कंट्रीब्यूट रहा है? भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन परिस्थितियों में, ये केसीआर आज कह रहा है तेलंगाना में आंदोलन लाया। तेलंगाना का आंदोलन 1969 में शुरू हुआ। तत्कालीन विद्यार्थी परिषद के नेता मल्लिकार्जुन डॉक्टर जो केंद्रीय रेलवे मंत्री थे और नारायण दास विद्यार्थी परिषद के लोग सेपरेट तेलंगाना के नारा पहली बार 1969 में आवाज उठाए। तत्कालीन परिस्थिति में सेफ गार्ड्स के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। सेफ गार्ड्स नहीं चाहिए, तेलंगाना के लिए सेपरेट चाहिए। तत्कालीन जनसंख्या नेता जगन मोहन रेड्डी ये पूरा तेलंगाना का आवाज उठाए। उस टाइम में कोई कांग्रेस का नेता, कोई दूसरे पार्टी का नेता तेलंगाना का आवाज उठाया नहीं। आवाज उठाया गया है तेलंगाना हित के पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, तत्कालीन जनसंघ नेता, वो पहला आवाज उठाए। आपके एजिटेशन में आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था? भारतीय जनता पार्टी काकीनाडा में रेजोल्यूशन पास करा ये स्टेट को 2 बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से तेलंगाना के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन किए हैं। गांव-गांव घूमे हैं और जिला स्तर पर घूमे, राष्ट्र स्तर पर घूमे, पूर्व यात्रा करे हैं। हर यात्रा के अंदर तेलंगाना के हित में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने वाला राष्ट्रीय जो पक्ष है, उसका उतना भूमिका कोई राजनीतिक पार्टी ये तेलंगाना हासिल करने में वो कुछ भी नहीं करे। चलिए अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आएंगे अपन। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसा हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब तक आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? क्या आप उसमें क्या इन्वॉल्व थे? मतलब किस कौन से कामों में आप इसमें इन्वॉल्व थे? भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रत्याशी हूँ और हैदराबाद के ही विद्यार्थी हूँ। गोशा महल हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। पुराने शहर में मैं पूरा घुमा हूँ। मुझे ऐसा इतना विश्वास है, पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कोई गली नहीं है जो मैं नहीं घुमा, चाहे वो माइनॉरिटी रहने दो, चाहे दूसरा सांप्रदायिक लोग रहने दो। हर गली में मैं पहुंचा हूं। उस दिन की परिस्थिति भी मालूम है, आज की परिस्थिति भी मालूम है। MIM साइकिल मोटर पे एक कारपोरेटर था, आज विधायक, सांसद, MLC और कारपोरेटर्स 45 तक है। परंतु इस रूप से MIM जो है ना, वो एक राजनीतिक दल के रूप में मैं कंसिडर करता ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई राजनीतिक पॉलिसी नहीं है। एग्रीकल्चर पॉलिसी उसके पास नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उसके पास नहीं है, बिजली के लिए उनके पास पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनके पास पॉलिसी नहीं है, और कमर्शियल एंगल में भी उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और जन सुविधाओं को देने के लिए भी उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आज हैदराबाद चुनाव क्षेत्र के अंदर देखा गया तो बिजली का तंगी है, पानी का तंगी है, सड़कों की तंगी है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा गया तो RTC बस पर्याप्त नहीं है, और मेट्रो रेल के लिए ये लोग कभी कोशिश नहीं की है, और आ रहा भी नहीं ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल। क्यों नहीं काम करे ये लोग? MLAs और MPs क्या रिप्रेजेंटेशंस करे MMTS के लिए या मेट्रो रेल के लिए? क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या भूमिका है उनका? और हड़कों के इस माध्यम से गरीब जनता के लिए घर बनाने के लिए उनके पास क्या योजना है? कुछ भी योजना नहीं है। अगर कुछ भी योजना था
तो क्या रिप्रेजेंटेशन करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार में गरीब लोगों के लिए घर बनने के लिए केंद्रीय बजट में से घर बनाने के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करके हासिल करके कहां पर वो लोग बिल्डिंग्स बनाए गरीब लोगों के लिए? कहीं भी नहीं है। उनका केवल एक ही विचार है, माइनॉरिटीज को सांप्रदायिक के नाम पर भटका कर केवल हम ही तुम्हारी रक्षा करते। इन्हों कौन होता है? एक आदमी, एक इंडिविजुअल, एक सांसद माइनॉरिटीज की रक्षा कर सकता है क्या? भारत का संविधान माइनॉरिटीज का रक्षा करता। भारत का संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार है। ये एमआईएम के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर उनके हाथ में है तो पुराने शहर में रहने वाले गरीबों की क्या परिस्थिति सुधर गई है। गरीब जैसा का जैसा है, गलियां जैसे के वैसी है, मोरियां जैसे के वैसी है, ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है। ये क्या उद्धार किया है एमआईएम ने? केवल उनका वोट लेता है, बटोरता है और कमीशन खाता है राजनीति। ठीक है, ये जैसा रोड्स बोले आप, ड्रेनेज बोले आप, नल का मसला है, अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉब्लम है, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हम पूरा इसके लिए जैसा बंजारा हिल्स, जुबली हिल, हैदराबाद शहर में जैसा डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुआ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में रिप्रेजेंटेशन करके परिस्थिति को सुधारने का उसका बराबर इसको लेकर जाने का संपूर्ण रूप से हम आगे रहकर लीड कर लोगों का मन जीत कर हम ये सुविधाएं प्रदान करेंगे। और हैदराबाद शहर के अंदर रहने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल को एक बार देखिए, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और एनी प्रोफेशनल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसके प्रति क्या योजना है एमआईएम के पास? कुछ भी नहीं है। केवल एमआईएम के माध्यम से दक्कन मेडिकल कॉलेज मिल रही है, एमआईएम के माध्यम से दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, ओवैसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इसमें कौन सा गरीब आदमी को सुविधा प्रदान किया जा रहा है? गरीब आदमी को एडमिशन क्या दिया गया? नाम के लिए माइनॉरिटी कॉलेज है, डोनेशंस लेके करोड़ों रुपया लेके किसको दे रहे सीट? ये कौन पूछने वाला है? माइनॉरिटी भ्रमित में है। और आज शिक्षित माइनॉरिटी युवा जो नए वोटर्स है वो एमआईएम के प्रताड़न से दूर होने के लिए, उनको परास्त करने के लिए अगर कोई स्टेज मिला तो उसके माध्यम से उनको परास्त करने के लिए वो तत्पर है। आज तक एमआईएम ने पुराने शहर में अपनी गुंडाइज्म का क्या है? उनके पास एक नेता के रूप में आदर्श लेने के लिए क्या है? वो महिलाओं की भी रक्षा नहीं कर सकते। और महिला को किस प्रकार का दर्जा देना एमआईएम के पास कुछ भी नहीं मालूम। उदाहरण के लिए प्रेस क्लब के अंदर तस्लीमा नसरीन, वो बांग्लादेश की रचयित्री थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे तो गुंडों के जैसा उनके ऊपर जाके मार कर भगाना कहां तक उचित है? तस्लीमा नसरीन को बयान किया गया है, उसके बुक को बयान किया गया है। उसके बाद कई कंट्रीज तस्लीमा नसरीन को बैन किए, लेकिन अपने पास जो है सो उसे बैन नहीं किए थे। बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब। देखो, बैन बीजेपी के वाक स्वतंत्र है नहीं, आज़ादी है नहीं। और अपने मन में वाक स्वतंत्र पे जो सो ये फेसबुक पे अगर कोई कुछ कमेंट कर दिया तो अरेस्ट किया गया। सुनो, उसको तुम उत्तर दो, उसका काउंटर करो, मगर ऊपर गिरकर मारना कहाँ तक उचित है? ये एजुकेटेड आदमी जो भी जनता का प्रतिनिधि बनकर संसद में बैठने वाला, जनता का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में बैठने वाला, इस प्रकार अत्याचार करना, कारपोरेटर इलेक्टेड जो स्ट्रीट गुंडास करे ऐसा करना कहां तक उचित है? हो सकता है विचारों का मतभेद हो सकता है, विचारों उन्होंने अपना मत रख सकते, तुम मत रख सकते, जनता उसका निर्णय लेगा। परंतु तुम्हारे को कौन दिया अधिकार फिजिकल हरासमेंट करने के लिए, फिजिकल उनके ऊपर अटैक करने के लिए? और जबान किस प्रकार का इस्तेमाल किए है? ये महिला के साथ एक जनप्रतिनिधि इलेक्टेड, यही आदर्श लेना है क्या सामान्य मतदाता नागरिक? और उतना ही नहीं, अपन शाहबानू का केस देखो, महिलाओं के लिए क्या रक्षा है? अपन भारत के संविधान के अंतर्गत जी रहे हैं। यहाँ पर भारत के संविधान के अंदर पतिदेव अपना पत्नी की रक्षा करना, उनका पालन करना, उनका पोषण करना, उनका एज हो गया बोल के उनको हवा में छोड़ देना कहाँ तक उचित है? हमारा देश के अंदर महिला को पहला दर्जा देगा, रेस्पेक्ट देते हैं। अपने संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम महिला को जननी जन्मभूमि कहते हैं, यह दर्जा अपन देते हैं। वैसे महिला के प्रति एमआईएम क्या भूमिका निभा रहा है? आपके पास क्या प्लान है गर्ल्स और लेडीज के प्रोटेक्शन के लिए? भारत के संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार है। आज मुस्लिम,
या माइनॉरिटी महिला जो लोग हैं वो आज दुनिया जिस तरक्की पे जा रही है उस तरक्की को और आगे बढ़ना चाहते हैं। नॉट ओनली मुस्लिम महिला बता रहा हूँ। आई एम नॉट रिलीजियस एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। महिला, एजुकेटेड पुरुष, वो पूरे आज दुनिया के बराबर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रगति की ओर जाना चाह रहे हैं। उस प्रगति की ओर जाने वालों के लिए MIM अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस अवरोध को परास्त करके आगे बढ़ने की उनमें क्षमता है। वो क्षमता को बाहर निकालिए और भारत के संविधान के अंतर्गत अपन अपने जो नागरिक अधिकार में है वो रिजर्वेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, संघर्ष करो, पर अगर मजहब के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में कभी वैर। यह इकबाल जी का कहावत है। अब हर पूरा देश के अंदर हर कोई भी बताता है हम इंसानियत, धर्म, अपना धर्म का अपन पालन करो, अपना सांप्रदायिक करो, कोई विरोध करने वाला नहीं है। मगर सांप्रदायिक के नाम पर राजनीति में हस्तक्षेप कर विदेशी ताकतों को पनाह देना कहाँ तक उचित है। पाकिस्तान IS एजेंटों के साथ इन लोगों का सांठगांठ है। ये देश के अंदर कहीं भी परिस्थिति आया तो क्या काम करे देश के प्रति। इसका प्रूफ है आपके पास? कौन सा? IS एजेंट्स के साथ ये बम ब्लास्टिंग ये वगैरह जो हो रहे हैं हैदराबाद शहर के अंदर, कोई स्थानीय आदमी पनाह नहीं दिया तो कैसा हो सकता? ये नहीं है बोल के वो लोग कैसा बोल सकते? कभी उसके खिलाफ आवाज करे। यहाँ दिलसुख नगर में बम ब्लास्टिंग हुआ, यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, वहाँ पर आकर जनता के लिए हेल्पिंग इस दृष्टि से क्या काम किया। वो बम ब्लास्टिंग में जो मर गए, जो घायल हुए, उनके लिए उचित सरकार की ओर से सब्सिडी दिलाने के लिए क्या काम किया। ब्लास्ट में तो स्मितानंदा जी का भी नाम आया। वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते, वो अपना पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होते। अगर जो कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, देशद्रोह के काम करता है, तो जरूर उनको सजा मिलना चाहिए। मगर सजा देने का अधिकार किनको है? न्यायालय को है। न्यायालय में सजा दो और हम मानते हैं, और उनको न्यायालय में सजा मत दो बोल के कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा। कोई भी हिंसा में उतरा वो भारत के संविधान के अंतर्गत वह गलत है। और SC ST के बारे में अपने एरिया के क्या प्लान है? पूरा पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र में सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स है भारत के। उसके हॉस्टल्स की क्या हालत है? तो ये सांसद के नाते या MLA या कारपोरेटर्स कभी एक भी सोशल वेलफेयर हॉस्टल का मायना किए क्या? वहाँ पर जो स्टूडेंट भारत के भविष्य के उज्जवल कामना करने वाले वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स के लिए सुविधा कैसा है, बेड्स कैसा है, फर्नीचर कैसा है, पढ़ने लायक परिस्थिति है क्या, बिजली है क्या, पानी है क्या, सैनिटेशन है क्या, और यूटेंसिल जो खाने का है वो बराबर है क्या, या ओढ़ने के लिए चादर है क्या, कारपेट है क्या, ये कभी देखिए ये लोग। और सोशल वेलफेयर हॉस्टल में गवर्नमेंट के तरफ से हर विद्यार्थी को मेस चार्जेस वगैरह देते हैं। जितना मेस चार्जेस गवर्नमेंट रिलीज कर रहा वो विद्यार्थी तक पहुंच रहा क्या? नहीं, वो बस हो रहा क्या पहले तो? हाँ, वो पहुंच रहा क्या मैं बता रहा हूँ, बात तो की बात है। और ट्यूशन फीस नहीं दे सक रहा सरकार, और पॉकेट मनी नहीं दे सक रहा सरकार। ऐसे समय में एक विरोधी राजनीतिक दल के रूप में ये MIM के विधायक या सांसद आवाज क्यों नहीं उठाए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं किए? ये सब जो है ना, उनका जिम्मेदारी नहीं है क्या जनप्रतिनिधि के रूप में इलेक्ट होने के बाद? ये पूरा भूलकर केवल उनके मन में एक ही है, भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए जातिवाद के नाम पर वो क्या नारा देता है, BC SC ST और माइनॉरिटी क्रिश्चियन एक हो, राज्य को हासिल करो। क्या है देश के अंदर ये विभाजन की भावना निर्माण करना कहाँ तक उचित है? वैसे तो हर दल यही बता रही है भाई हम BC के चीफ मिनिस्टर बना देंगे तेलुगु देशम, और कोई बोल दे के SC के चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, चलिए, हमको तो सबको लेके चलना है। भारत के संविधान में जाति के नाम पर या सांप्रदायिक के नाम पर विभाजन करके वोट मांगना गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन TDP के साथ BJP आज ठहरी हुई है। BJP TDP ये दोनों भी कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक पक्ष है,
हमारा लक्ष्य है केंद्र में यूपीए सरकार को हटाना, हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय सरकार को लाना, हमारा लक्ष्य है क्लीन इमेज रहे नेता को प्रधानमंत्री बनाना, हमारा लक्ष्य है कैरेक्टर कैंडिडेट कैलिबरी कैपेसिटीज के साथ जो उम्मीदवार है उसे प्रधानमंत्री बना। जो परिवारवाद से प्रधानमंत्री बनना हम विरोध करते हैं, वो राष्ट्रीय विपक्ष के नाते एनडीए के अंतर्गत तेलुगुदेशम भी है, इसलिए तेलुगुदेशम और भाजपा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश क्षेत्र में दोनों मिलकर ये असमर्थ राष्ट्रीय ताकतों से त्रस्त और पूरे क्या 2G 3G स्कैम्स, आदर्श घोटाला और एशियन गेम्स घोटाले और संपूर्ण रूप से भ्रष्ट नीति से, भ्रष्टाचार से करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का गैप करने वाले ये यूपीए सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के अंतर्गत तेलुगुदेशम है, इसलिए हम उनके साथ हैं। वैसे घोटाले या करप्शन में ले लिए तो बीजेपी में भी है, बताओ सजा दो। क्योंकि अब यहाँ पर येडियुरप्पा है कर्नाटक में और श्रीरामुलु है और खुद मोदी येडियुरप्पा को कोई अदालत में सजा मिला क्या? दूसरी बात, जो 2G 3G स्कैम्स है, ये कोयला घोटाला है, सीएजी बता रहा है ये पूरा घोटाला करे प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ, केंद्रीय कोयला मंत्री से हुआ, 2G 3G स्कैम्स ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर से हुआ, इसके अंदर प्रधानमंत्री का भी संबंध है, ये हम नहीं बता रहे, कोई विरोधी दल, सरकारी आंकड़े सरकारी सीएजी बता रहा है, तो वो सीएजी सरकारी शासन तंत्र का भाग है, वो पूरा कोर्ट में है, निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगा। हमारे पास आरोप लगाना बहुत आसान है भ्रष्टाचार का, और उसको साबित करके सजा दिलाना, अगर